अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आपकी वीकली ट्रीट जिसका नाम है पहचान, अ कॉन्वर्सेशन विद मी सिद्रा इकबाल। इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाई जाती है हमारे मायनाज कॉर्पोरेट लीडर्स से जो कि बैकबोन है पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर के। और आज स्पेशली हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जिसको हब कहा जा सकता है पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स सेक्टर का। वी आर हियर एट द कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आपको बताते चलें कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू बिल्डिंग्स इन कराची जिसके साथ बहुत ही गहरी हिस्ट्री का एक पार्ट एसोसिएटेड है। इट वाज इनॉग्रेटेड बैक इन द 1930s बाय महात्मा गांधी हिमसेल्फ एंड इट इज़ इन द हार्ट ऑफ कराची। आज हमने सोचा कि आपको यहाँ पे लाया जाए और हमने मुलाकात करनी है आज विद द प्रेसिडेंट ऑफ द कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अबरार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर, जो कि पाकिस्तान का जिसको कहना चाहिए कि दिल है कॉमर्स के हवाले से कराची और कराची का चेंबर ऑफ कॉमर्स। प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट द चेंबर। वेल, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है ये 1936 में इसका वजूद आया। उस वक़्त ये एसोसिएशन ऑफ स्मॉल मर्चेंट्स के नाम से ये बनाया गया और महात्मा गांधी ने इसकी बुनियाद रखी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये वाहिद बिल्डिंग है इस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जहाँ महात्मा गांधी ने किसी बिल्डिंग की संगे बुनियाद रखा गया। सही। और 1959 में फ्रॉम अ स्मॉल मर्चेंट एसोसिएशन ये चेंबर ऑफ कॉमर्स में कन्वर्ट किया गया और 1959 में इनकॉर्पोरेट हुआ एज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और उसके साथ साथ फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 40 चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेंबर है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेंबर है बल्कि रीजन का सबसे बड़ा चेंबर है एंड वी आर द 8th लार्जेस्ट चेंबर इन द वर्ल्ड बाय वर्च्यू ऑफ आवर मेंबरशिप एंड देयर आर 7 इंडस्ट्रियल जोन्स इन कराची। जो 7 इंडस्ट्रियल जोन हैं जो कराची की और पाकिस्तान की बेस है मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी हमारे मेंबर्स हैं, तो उनकी भी एफिलिएशन हमारे साथ है। अबरार साहब, ये तो बात हुई इस चेंबर की हिस्ट्री के हवाले से और आज ये जिस मकाम पे खड़ी है, लेकिन मुझे बताएं कि पाकिस्तान की मईशत को अगर देखा जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स की कभी ये प्रायोरिटी नहीं रहा। आपका बहैसियत सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के कैसा इत्तेफाक है? क्या आपका अपना एक्सपीरियंस है जब आप पॉलिसी मेकर्स से, हमारे मिनिस्ट्रीज से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से डील करते हैं फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे पाकिस्तान में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट थी। किसी गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटी थी, किसी गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटी, लेकिन इतनी फार साइटेडनेस किसी में नहीं थी कि वो बियॉन्ड 20 ईयर्स या उससे बाद 30 साल या 40 साल की कोई प्लानिंग कर सकते। और मेरा ख्याल है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यह रहा कि हमारे यहाँ एडहॉक गवर्नमेंट्स आती रहीं, मार्शल लॉ आते रहे और मार्शल लॉ के बाद फिर एडहॉक गवर्नमेंट्स आती रहीं, 2.5 साल की गवर्नमेंट्स आती रहीं। जब किसी मुल्क में कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी किसी चीज़ की तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की भी कंटिन्यूटी मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों पे जैसे हम देखते हैं कि हम बिल्कुल मुत्तफ़िक हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, हमारे सॉवरेंटी की बात की जाए, उसको डिफेंड करने के लिए चाहे कोई भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आती है, दे वेरी क्लियर दैट दिस नीड्स टू बी डन। इकोनॉमिक्स में उस किस्म का जोश व वलवला क्यों नहीं आ पाता? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें हर गवर्नमेंट ने, और अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, दे वर यूनानिमसली बिहाइंड द सक्सेसिव गवर्नमेंट ऑफ टाइम। लेकिन जहाँ आपने माशी पॉलिसीज़ का कहा उसमें डाइवर्सिफाइड गवर्नमेंट्स के इंटरेस्ट होते हैं। जब डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट आ जाते हैं तो उसमें फिर इंटरनेशनल जो अरीना है उसको भी आपको देखना पड़ता है। उस प्रीफेक्स में भी आप अपने इकॉनमी को और आप अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो प्लानर्स हैं उनको भी देखना पड़ता है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। अबरार साहब, आप क्या मानते हैं, क्योंकि अक्सर बात की जाती है 2008 में आने वाले ग्लोबल रिसेशन की। लोग कहते हैं कि एक वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ या पाकिस्तान में किसी बैंक ने बैंक्रप्सी का क्लेम नहीं किया, इट इज़ बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैरेलल ब्लैक इकॉनमी। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान की ब्लैक इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पर ब्लैक इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया के बाद। और अगर देखिए कि जो इंटरनेशनल गेम्स पाकिस्तान के अगेंस्ट या पाकिस्तान के मुतल्लिक बनाई जाती हैं, ख्वाह वो पॉलिटिकल हों, इकनॉमिक प्लान्स हों या स्ट्रेटिजिक प्लान्स हों, उन सब के अंदर ये चीज़ जो है हमें एक तरह से सेफ भी करती है। मैं इसको कंडोन नहीं करूँगा कि ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी जो इनफॉर्मल इकॉनमी इसको कहा जाता है, जो इनफॉर्मल इकॉनमी है वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है आपके यहाँ और काम भी कर रही है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ دا پریزیڈنٹ آف کراچی چیمبر آئی اسٹرانگلی بلیو کہ انفارمل اکانومی نہیں ہونی چاہیے. اگر فارمل اکانومی میں اس کو کنورٹ کر دیا جائے تو آپ کے ہاں بہتری آ سکتی ہے. لیکن پیرالل اکانومی یس ہے, چل رہی ہے, اور اس کو اتنی جلدی ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا. ابھی ہم نے تھوڑے عرصے پہلے دیکھا تھا کہ یہ جمہوری حکومت جب آئی تو اس کے فوراً بعد جو منی چینجز تھے, منی ایکسچینجز تھے, جو کہ اب باقاعدہ ایکسچینجز کے طور پہ کام کر رہے تھے, ان کے خلاف ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اسٹیٹ بینک کے ایسے پالیسیز ہوتی کہ پاکستان بیکاز اٹس اے ڈیولپنگ اکانومی کہ ہم بہت سارا فارن ریزرو یا ایکسچینج کے ساتھ باہر ڈیل نہیں کر سکتے, پاکستان سے باہر زر مبادلہ نہیں بھیجا جا سکتا. بحیثیت صدر کراچی چیمبر آف کامرس کے, آپ کے خیال میں ہماری انڈسٹری کے, ہمارے بزنسز کے اس کے بارے میں کیا سینٹیمنٹس ہے؟ کیا وہ اس کو ایز اے ہرڈل دیکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. جو اسٹیٹ بینک کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, پاکستان میں کچھ ادارے ایسے ہیں جنہیں ہمیں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ایسے ادارے بہت کم ہیں. اسٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے. اسٹیٹ بینک کے رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے ہیں کہ دنیا میں ریسیشن کے باوجود آپ پاکستان میں دیکھیں کہ بینکس اس طرح سے کلیپس نہیں ہوئے جیسے دنیا میں بینکس کلیپس ہوئے ہیں. ایون امریکہ اور انگلینڈ میں بینکس کلیپس ہو گئے ہیں. 100-150 سال پرانے بینکس کلیپس ہوئے ہیں. ہمارے ہاں اسٹیٹ بینک کے رولز بہت سخت ہیں. جہاں تک منی چینجز کا تعلق ہے, میرا خیال میں اس ورلڈ از این اوپن مارکیٹ ناؤ. وہ زمانے چلے گئے جب آپ کے فارن کرنسی میں آپ جو ہے ڈیل نہیں کر سکتے تھے. اب فارن کرنسی میں ڈیل کرنا چاہیے. منی چینجز جو ہیں وہ ریگولیٹڈ ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا جب کرائسس آئے تو ان میں ریگولیشن کی وائلیشن ہوئی. جب ریگولیشن کی وائلیشن ہوئی تو اسٹیٹ بینک نے ایکشن لیا. لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے منی چینجرز یا سارے فارن ایکسچینج ڈیل کرنے والے لوگ برے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اور زیادہ ریلیکس ہونا چاہیے. ہر دنیا کے ہر ملک میں یہ سسٹم جو ہے فارن کرنسی کا اپلیکیبل ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور وہ بڑا اوپن ہے. اچھا, آپ کیا کہیں گے, کرنسی سوائپ کی بات کی جا رہی ہے جو کہ چائنا کے ساتھ تو اب ہو چکا ہے. ایران کے بارے میں بھی پریزیڈنٹ صاحب کے ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی اکانومی بہت زیادہ ڈالر سینٹرک ہے؟ یہ ہے ہی ڈالر سینٹرک اکانومی. اس میں بہت سی وجوہات ہیں.